हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि क्लास 11 के उड़ान बैच का ये चैप्टर चल रहा था, आज ये उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसको आप अंतिम टॉपिक कह सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे यार रेगुलेशन क्या है, रिस्पिरेशन को कौन कौन से ऑर्गन बॉडी के हैं जो रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें आज हम ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से या कह दीजिए कि रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई जो भी डिसऑर्डर, जो भी बीमारियां होती हैं, 1 2 3 जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, उन सारी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम लेक्चर होगा तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है, तो हम लोग लास्ट में ज़रूर देखने वाले हैं बेटा। तो आइए देखिए, इसमें सबसे पहले क्या बात करेंगे। अभी हमने कल ख़त्म ही किया है, आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम लोगों ने देखा, कौन कौन से उसमें साइंटिस्ट थे जिनका अपना क्या रोल था, चाहे वो बोर इफेक्ट हो या कोई और हो, गिलबर्ट साहब हों, ऐसे तमाम साइंटिस्टों को हम लोगों ने उस लेक्चर में देख रखा है। कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड का बना लेता है और फिर कैसे एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप धारण करता हुआ पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। फिर वो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन भी बनाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। कितना इम्पॉर्टेंट है CO2 बॉडी के लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है O2, किस सिचुएशन में ऑलरेडी वी हैव डन एंड नाउ पार्शियल प्रेशर जिधर जिसका ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम की तरफ मूवमेंट करता है। ये बात भी हमने बता रखा, PO2 हो या PCO2 हो, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया है। आइए फिर देख लेते हैं, इसमें बहुत ही आसान है दोस्त। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस जो तुम लेते हो कौन संकुचित करता। अभी कहा जाता है भी एक इसी पे एक गर्दन पे कस के मार दिया जाए तो आदमी सांस नहीं ले पाता। आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, इसको महसूस भी क्या होगा। कभी कभी आप आराम से बैठे रहते हो, मौज मस्ती की ज़िंदगी से बात कर रहे हो, तो जी रहे हो, तो लेकिन अचानक सा कोई आके एक कंटाप से गर्दन पे मार देता है तो लगता है सांस ऊपर नीचे चलने लगी, आपका स्वाहा होने वाला है। ऐसा आप महसूस करते होंगे इस बात को, या एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको कर मत लेना, नहीं तो ख़त्म हो जाओ। लेकिन ये बात सही बात है। अब होगा क्या, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी यहाँ से पूरी जुड़ी हुई है, यहीं पे पोंस भी बता हुआ है, जो आपको एक अच्छे वे में खड़े होना, बात करना, तहजीब के बारे में बताने का काम करता है। यानी आपके बॉडी का पॉस्चर क्या होगा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये पोंस हमारा बताता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा भी एक अपना बहुत अहम रोल निभाता है हमारे ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, सांस लेने के लिए। कब सांस फास्ट हो जाता है, कब स्लो हो जाता है, यानी ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं इसी में हम देखने वाले हैं कि रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन में क्या क्या बात होगा। देखिए दोस्त, रिस्पिरेशन मतलब आपको बता चुका हूं कि गैसों का आदान प्रदान करना। बॉडी चाहती है कि मुझे कहीं से लल्ला तुम ऑक्सीजन दे दो और बदले में मुझसे CO2 ले लो। मैं ऑक्सीजन लेकर के हर बॉडी के हर एक सेल में ले जाके छोड़ दूंगा, वो भोजन के साथ दोस्ती करेगा और भोजन को स्वाहा करेगा, तोड़ता चलेगा, बदले में ATP निकालेगा एंड कुछ हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकालेगा, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। When you exhale, जब तुम सांस छोड़ते हो तो वो बाहर निकलती है, बाहर जा करके किसी मोहल्ले में बैठ नहीं जाती है, ये पेड़ पौधों के पास जाती है, क्योंकि पेड़ पौधा कहता है बेटा मैं तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ, तुम मुझे CO2 दे दो। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये वही आज़ादी दिलाने की बात है, मैं तुमको O2 दूंगा, तुम मुझे CO2 दोगे। सर O2 लेकर के तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, लेकिन बदले में जब CO2 निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में जा करके पूरा का पूरा स्वाहा करेगा, एक सिस्टम बना देगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर देगा, जिससे बड़े बड़े बर्फ़ के जो टीले हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी आपदा आने की संभावनाएं हो सकती हैं। जैसा कि लास्ट ईयर आपने गर्मी का एक एंजॉय किया होगा, और इस मंथ में, इस जून में भी आपको देखने को ऐसे ही कुछ नज़ारे मिलने वाले हैं। तो आइए उस CO2 को प्लांट ले करके क्या करता है, चटनी बनाता है कि मुरब्बा बनाता है? नहीं, वो लेता है और वो अपना भोजन बनाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस। वो सब रॉ मटेरियल मिल करके उसको भोजन के रूप में इंजॉय देते हैं, बनाते हैं और अपना भोजन वो तैयार करता है। हालांकि बाद में हम ही आप उसको यूज़ भी करते हैं। तो ये सारी बातें O2 CO2 को निकलने का तरीका हुआ। अब हम बात इसमें जो करेंगे बेटा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा
जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या इसमें होगा। तो देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि इसमें दो तरीके का सिस्टम है। एक है नर्वस रेगुलेशन, आपका नर्वस रेगुलेशन होगा बॉडी के अंदर। आप जानते हैं एक सिस्टम पड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हो तुम? न्यूरॉन कहते हो। अरे बाबा नेफ्रॉन न कह देना, नेफ्रॉन कौन बोल रहा है? नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच कैन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द बॉडी। अगर नेफ्रॉन की बात किए थे तो तुम किडनी को लेके चलो, ये वही किडनी है जैसे चाय छानते हो छननी से तो खोजा ऊजी सा बाहर आता है, अनलिक्विड विल बी द इनसाइड ऑफ द ग्लास, लाइक दैट। ऐसे किडनी है, फिल्टर करने का काम करता है, तो उसकी यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर मत बोलना। तो नर्वस रेगुलेशन कहते हो। दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। क्या होता है नर्वस रेगुलेशन? अब ये गाना मत समझना क्या होता है क्या होता है, नहीं, ये यहाँ पर बात हो रही है। नर्वस रेगुलेशन कहता है कि हम दो तरीके से रेगुलेट करेंगे तुम्हारे सांस लेने, तुम्हारे सांस न लेने के बात को हम। पहला कहता है बाय द RRS। अब RRC क्या है? कोई आरसी कटवाना है आपको? नहीं भैया, ये RRC कहता है कि मैं हूँ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। अरे भैया जहाँ से तुम रिस्पिरेशन यानी रिस्पायरेटरी जो रिदम है, एक लय बना हुआ है, उसका ये सेंटर है हमारा नर्वस सिस्टम। तो एक तरीका तो RRC से लेते हो, दूसरा कैसे लेते हो? PC से लेते हो, निमेटोटैक्सिक सेंटर। निमेटोटैक्सिक सेंटर पहला मैंने बताया बेटा क्या है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, RRC रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा है PC, जिसको क्या बोला आपने? निमेटो या निमेटोटैक्सिक, तो होगा हमारा निमेटोटैक्सिक। निमेटोटैक्सिक रट डालो इसको, निमेटोटैक्सिक सेंटर। तो ये दोनों सेंटर काम करते हैं नर्वस को रेगुलेट करने के लिए। यानी ये नर्वस रेगुलेशन है जो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। बदले में इसका दूसरा जब हाथ कूद पड़ता है इसके बगल में, तो वो कहता है मैं केमिकल रेगुलेट करूंगा, मतलब मेरे पास कीमोट्रॉफ चाहिए, मैं केमिकल को देख करके उसके अकॉर्डिंग मैं एक्टिवेट हो जाता हूं। जैसे आप पढ़ा होगा स्टिमुलस और रिसेप्टर वाले में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हाइड्रोट्रोपिज्म था, कीमोट्रोपिज्म था, ऐसे जियोट्रोपिज्म था, तमाम प्रकार की बातें आपने देखा था। वही आप समझिए केमिकल के प्रति जब कोई एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, रेगुलेट करना शुरू कर देता है, उसको रोक देता है, तो ऐसे सारे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? केमिकल रेगुलेशन कहते हैं। कौन कौन से वो दादा लोग यहाँ बैठे हैं? तो कहिए विद द हेल्प ऑफ द कीमोट्रॉप्स। इसमें कीमो रिसेप्टर्स पड़ा होता है भैया। कीमो रिसेप्टर जो केमिकल के प्रति सक्रिय हो जाता है उसको कीमो रिसेप्टर कहते हैं। दैट इज द सेंसिटिव टू द केमिकल। केमिकल के प्रति जो सेंसिटिव होता है इसको कीमोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि दो प्रकार के बताया मैंने, सेंट्रल कीमोट्रॉप CC, सेंट्रल कीमोट्रॉफ जो बीच में होगा CC है, जो कि एक ब्रेन का ही पार्ट होगा, बताऊंगा भी। एक होगा पेरिफेरल कीमोट्रॉफ, जो किनारा होता है ना, किनारे किनारे पेरिफेरल वाला भाग है, जिसको PC कहते हो, जो भी एओर्टिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़ के रूप में जाना जाता है, जिसमें एओर्टिक इसमें जिम्मेदार होता है, इसमें भी आर्टिस जिम्मेदार होती है, अभी आगे बता दूंगा। तो ये बात मुझे लगता है कि छोटा सा एक चार्ट जो मैंने बता कर दिखाया है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है RRC, क्या है रिस्पायरेटरी रिदम, एक हमारा जो सेंटर है उसका क्या मुख्य जिम्मेदार है, ये कहाँ पर मौजूद है, ये तो बताइएगा साहब। इसका जो लोकेशन होता है इन मेडुला पे होता है। कहाँ पे होता है? मेडुला पे होता है। देखो भैया मेडुला पे है, मेडुला पे आप देख सकते होंगे। तो मेडुला पे कहा जाता है, हाँ देखो भाई ये है मेडुला पर है, लोकेशन इन द मेडुला ऑफ द हिंड ब्रेन। अरे ये है फोर ब्रेन, ये है हिंड, तो मिड कहाँ गया बाबू? ये हिंड पीछे देखो, ये मिड है, ये फोर है, तो इसको फोरो, इसको मिड पे भागो, देन हिंड पे आओ, और हिंड पे जैसे पहुँचोगे लप से तुमको मिलेगा कौन? आपका RRC वाला पॉइंट मिलेगा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर मिलेगा। यहीं पर आपको ये मेडुला एब्लोंगेटा मिलेगा, जिसको मेडुला मैंने लिखा है। ये क्या करता है? मेन सेंटर है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ द रिदम ऑफ द ब्रीदिंग। आपके सांस लेने की रेट को कम और स्लो करने का जो प्रोसेस होता है दोस्त, कहीं ना कहीं इसी मेडुला सेंटर पे मौजूद होता है। सेकंड, एनी चेंजेस इन द ब्रीदिंग रेट, अगर ब्रीदिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन तुमको दिखाई पड़ता है, सो कैन बी ब्रॉट बाय द सिग्नल RRC। तो यही सिग्नल भेज देता है कौन? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहता है लेग सिग्नल, और तुरंत सिग्नल जाता है आपके सांस के रेट को धम धम उस पैटर्न को मैनेज करके आता है।
तो आरआरसी द्वारा भेजे गए सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो मैनेज किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आएगा कि मेडुला का कितना बड़ा योगदान है। इसीलिए कभी भी गर्दनमा पे कंटाप ना मारो बच्चा, तो जहाँ इस पे पड़ा धड़ से गए स्वाहा, जाओ टिकट कटा खत्म। तो ये बात नहीं करना, टाटा बाय बाय नाउ। दूसरा देखो भैया, बाई निमेटोटॉक्सिक सेंटर। अब ये क्या है निमेटोटॉक्सिक, इसका दूसरा चाचा क्या कहता है, तो निमेटोटॉक्सिक कहता है बेटा कि ये लोकेशन हमें पोन्स पे, ये पोन्सवा यहाँ पे है, पोन्सवा जुड़ा रहता है दोनों के बीच में ना, छोटा सा होता है, तो ये पोन्स हो गया, यही पोन्स पर, और ये स्विच ऑफ सेंटर है, आपके पूरे सेंटरवा को क्लोज और ऑफ करने की क्षमता रखता है। तो स्विच ऑफ करने की क्षमता इसी के पास है, पोन्स के पास है बेटा। इसको बोलते हैं न्यूमेटोटॉक्सिक। तो निमेटोटॉक्सिक सेंटर आपको पता होगा कि ये पोन्स पर होता है, लोकेशन है इसका, और ये स्विच ऑफ करने की क्षमता रखता है सेंटर को। अपॉन द, इसी पे स्विच ऑफ सेंटर में देखेंगे तो अपॉन द एक्टिवेशन ऑफ दिस, इस पर जब एक्टिवेशन होता है दिस, इट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इनहेलेशन बाय द सिग्नल आरआरसी एज दैट इज द फास्टर। यानी यही एक प्रकार से इसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन कर देता है, जिससे वो रिड्यूस करता है ड्यूरेशन को, आपके ड्यूरेशन को रिड्यूस कम कर देता है। एंड इनहेलेशन बाय द सिग्नलिंग आरआरसी, मतलब वो सिग्नल भेजेगा आरआरसी, और आपका रेट आप जो होगा रिस्पिरेशन करने की क्षमता बहुत तेज से बढ़ जाएगा, सांस बढ़ता रहेगा, यानी सांस जिसका बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ करवाने की जिम्मेदारी भैया के पास है। निमेटोटॉक्सिक सेंटर होता है, जो आपने देखा पोन्स इसका मेन लोकेशन होता है, राइट। अब देखो बाबा, अब हम बताते हैं इसको केमिकल वाले को, देख लो थोड़ा सा। केमिकल कहता है कि भाई साहब हम तो केमिकल के प्रति ही एक्टिवेट हैं, तुम चाहे जो करो, चाहे यूरिया लाओ, खाद लाओ, जो भी लाओ, नो प्रॉब्लम, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, केमिकल आएगा तो हम उसकी तरफ अग्रेसित हो जाएंगे। जैसे भाई एक एग्जाम्पल छोटा सा लेता हूँ, तुम एक ज़मीन में खूब बढ़िया चावल की या कहते गेहूँ का फसल बो दीजिए, गेहूँ के फसल पे फिर बाद में लाके यूरिया पानी डाल दो, जिस पौधे पर यूरिया नहीं पहुंचेगा आप देखिएगा तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा बाकियों की तुलना में। बाकी पे खाद पानी ज़बरदस्त मिला है तो वो ग्रो कर ही जाएगा। लेकिन सोचो बच्चा कि जो 8, 10, 15, 20 ऐसे फसल होंगे, पौधे होंगे जिस पर यूरिया पानी नहीं पहुंचा होगा, उसकी ग्रोथ क्या होगी, टिड्ढा हो जाएगी, गोंजर की तरह हो जाएगा, गूंठा हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि यूरिया यानी खाद उसको नहीं मिल पाया, यानी वो खाद के प्रति बाकी पौधा हमारा कितना सक्रिय था, कितना तेज एक्टिवेट कर गया, कितना तेज ग्रोथ कर गया, बाकी नहीं कर पाया क्योंकि उसको खाद नहीं मिला। तो जब केमिकल के प्रति कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, सक्रिय हो जाता है, तो हम कहते हैं कीमोट्रॉप्स उसके अंदर पाया जाता है। समझ आई? तो कीमोट्रॉप्स के प्रति ये हैं, कीमोट्रॉप्स यानी कीमो रिसेप्टर लगा है, अर्थात नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति कोई सेंसिटिविटी इसके पास नहीं होती है। ध्यान देना, डिटेक्ट द केमिकल, वो केवल केमिकल को लाइक करता है। जैसे होता है कि आप किसी एक को लाइक करते हो, आपके सामने 1000 लोग खड़े रह जाते हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे लाइक करना, मैं लाइक करता हूँ सिर्फ एक को, बाकी आपकी वो हज़ारों की भीड़ में आपकी जो नज़रें होंगी सिर्फ एक पर्सन को ढूंढना चाहती हैं। ही इज सर्चिंग फॉर वन सिंगल पर्सन लाइक दैट। ये कुछ नहीं चाहता है, ना केमिकल, ना सेमिकल, ना सेंसिटिव, ना ऑक्सीजन पानी से कुछ नहीं, उसको सिर्फ केमिकल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटॉन, आयन जैसे चीज़ें जो बॉडी फ्लूइड में हैं, सिर्फ उसको वो सर्च आउट करेगा, राइट। ये भी सीसी मतलब अभी मैंने बताया दोस्त यहाँ पर कि ये सेंट्रल कीमोट्रॉफ जो कीमो रिसेप्टर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया। दूसरा हमारा हो जाता है पेरिफेरल वाला सेंटर, कीमो सेंटर, यानी इसमें देखेंगे जब सेंट्रल वाले में, तो सेंट्रल में ये लोकेटेड होता है नियर द आरआरसी के पास ही बगल में होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के बगल में होता है, जो कि ब्रेन के पास होता है। एनी चेंजेस इन द हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी परिवर्तन अगर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में दिखाई पड़ा इन द CSF, क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, खोपड़वा जो हमारा है ना, ये जो इसको आप क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एक लेयर बंधा हुआ, जो हमारा जो स्कल होता है, जो बोनी बॉक्स होता है, इसी के अंदर एक लेयर है ना पूरा, ये मेनिंजिस। उसी मेनिंजिस में आप देखेंगे इसमें रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस कहा जाता है भैया, बड़ा खतरनाक है। उसी मेनिंजिस में आप देखोगे तो बहुत सारे पतली लेयर होती है, जगह होता है, उस गैप में आप देखोगे तो जो लिक्विड भरा होता है, इसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। यही आपके ब्रेन को जो जर्क लगता है, जो चोट लगता है, इससे आपको सेफ करता है, बचाता है, और आप मज़े में एंजॉय करते हो। आप देखो तट से लड़ जाते हो, खराब से खपड़ा फूट जाता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होता है, आप सही हो जाते हो, क्योंकि आपके बगल में बैठे हैं चाचा, लिक्विड लाल पानी बैठा है, जिसको लाल पानी पीकर धड़का के सो जाते हो, इसे भी लाल पानी है। ये कहता है तुम चाहे जितना जर्क लगाओ, मतलब एक लिमिट तक, ऐसा ना कि ये हथौड़ा उठा के मारो तो मर ही जाएगा। तो यह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो यानी कि ये सेंस्ड बाय देम, इसी के द्वारा उसको सेंस किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे वहीं पर देखिएगा, फिर मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एक पॉइंट और समझो, इन हाई प्रोटॉन कार्बन डाइऑक्साइड इन CSF एंड ब्लड विल बी सेंस्ड बाय दीज एंड इवेंचुअली दे सिग्नल, फिर वो किसको
किसको सिग्नल भेजते हैं, आरआरसी को टू द ब्रीदिंग, यानी उसको आरआरसी को भेजेंगे सिग्नल कि भैया रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर में तुमको सिग्नल भेज रहा हूँ, बाबू तुम ले लो जरा और जरा ब्रीदिंग के रेट को बेहतर करो, यानी बढ़ाओ रेट को। अब ये नहीं कि सांसें छुड़वा दो, सांस तोड़वा दो, मर ही जाए वो। तो ये सब करने की जिम्मेदारी ये हमारा जो सीसी है यानी आरआरसी जो ब्रेन के बगल में मौजूद है, ये इसी का काम होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। दूसरा देखो, ये हमारा पेरिफेरल जो सेंटर होता है दोस्त, ये दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, हालांकि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एक होता है इसमें एओर्टा बॉडी होता है और एक होता है हमारा जो है कैरोटिड बॉडीज़ होता है। तो एओर्टा बॉडीज़ जो होती है ये हमेशा एओर्टा लोकेशन पर मौजूद होता है, और जो कैरोटिड्स बॉडीज़ होती है ऑलवेज फाउंड इन द कैरोटिड्स आर्टरीज में होती है, राइट। ये हमेशा देखेंगे दोनों आपस में क्या करती है, एनी चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदलाव हुआ है दोस्तों इन द ब्लड में, इज सेंस्ड बाय द एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज़। तो ये दोनों चीज़ें एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ इसको सेंस करती हैं, जो कि ब्लड में ऐसे कोई परिवर्तन हाइड्रोजन में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ होगा तो, ठीक है। फिर यही दोनों हमारी आपस में मिल जाती हैं, मिलने के बाद ये चीज़ें आप देखेंगे सीएसएफ आप उसी के अंदर जो ब्लड होगा फिर उसको सेंस करने का काम करती हैं, और रिस्पिरेशन आपका एक परमानेंट एक अच्छे सुचारू ढंग से कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्त ये बात जो मैंने आपको बताई है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करने की बात बताई है कि कौन कौन से ऑर्गन बॉडी में है जो आपको रेगुलेट करवाते हैं सांस लेने की, सांस के स्पीड को, सांस के रेट को, तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद इसमें हम लोग करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें डिसऑर्डर के बारे में, कौन कौन से रोग होते हैं जो सांस लेने से तकलीफ हमको देते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भैया आगे देखिए, इसमें डिसऑर्डर मतलब होता है कि दोस्त जब आप सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो, यानी आप सांस ले रहे हो लेकिन आप उतना कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, यानी आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है, डिफ़िकल्टी फील कर रहे हो। किस समय, एट द टाइम ऑफ द रिस्पिरेशन यू कैन नॉट take the sufficient amount of the oxygen inside your body by the respiration, that is called as the that cause the disease, ये disorder। एंड वो डिसऑर्डर में कुछ आपको बताता हूँ एक दो, देखिएगा। डिसऑर्डर दोस्त क्या होता है कि जब किसी चीज़ में आपको तकलीफ़ हो, आपको प्रॉब्लम्स होने वाली हो या हो रही हो, ऐसे सिचुएशन को डिसऑर्डर के रूप में जानते हैं। बॉडी जब हमारी अनकंफर्ट फील कर रही हो, देखिए जैसे अस्थमा, आप जानते हो कि बहुत पुराना खिलाड़ी है, ये बहुत पुराना रोग है, अस्थमा है, उसी में पंप डाले रहो। क्या होता है, यह एक एन एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जी है दोस्त। एलर्जी आप जानते होंगे कि बॉडी के अंदर एलर्जी करने के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं, जैसे देखिए एक होता है मास्ट सेल। आप जानते हैं कि आईजीजी नाम का एक एंटीबॉडी बॉडी में हमारे होता है जो आपके मास्ट सेल से जाके कंबाइन कर लेता है, और मास्ट सेल से जैसे वो जुड़ता है आपके शरीर में कुछ केमिकल निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामिन है, सुना होगा आपने, हिस्टामिन है, जैसे कि सेरोटोनिन होता है, ये बॉडी के अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको तकलीफ का। हालांकि इसके बदले में इसको रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में हैं, जैसे एंटी हिस्टामिन होता है, जैसे एड्रेनलिन होता है, जैसे स्टेरॉइड होता है। ये सब क्या होते हैं, एलर्जी को रोकते हैं। एलर्जी में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और खुजली ईचिंग आ जाती है दोस्त। आई फ्रॉम द वाटर होता है ना, वाटर शुरू हो जाता है आँख से, नाक से, सर्दी खा, ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे। एलर्जी का ये मुख्य सिम्टम होता है। तो यह आस्थमा भी एक सिम्टम ही है, हालांकि निमोनिया भी इसी का डिसऑर्डर ही है। तो ये सब चीज़ें बहुत हैं, लेकिन अब इसमें जो एक दो है जो मेंशन है उसको मैं बताता हूँ। तो इसमें आपने देखा है कि एलर्जिक डिसऑर्डर के लिए जाना जाता है, जो एलर्जी करता है उसको एलर्जेंस कहते हैं दोस्त। एलर्जेंस कहते हैं, जैसे आप जानते हैं डस्ट हो गया, धूल, कड़कड़, ये सब हो गया, पॉलन हो गया, तो वो मैंने लिख दिया है कुछ एलर्जी काज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉलन लिख दिया, हालांकि डस्ट वगैरह सब इसी में आते हैं। कुछ लोगों में आप देखा होगा चाय से एलर्जी होती है, कुछ लोगों में दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों में अगर वो कहीं धूप में खड़े तो धूप से एलर्जी हो जाती है, पूरा चेहरा लाल लाल चकत्थे पड़ जाते हैं। सो दैट इज़ द काज, ये एलर्जी का एक सिम्टम है दोस्त। ये हो गई, क्या होता है इसमें, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होगा, एंड वाल कहाँ पर, इन द वाल ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोस। ये जो आप पढ़ते हो यहाँ से लल्ला, ये सब ऐसे आता है, ये एरिया है ना, यहाँ से आप देखते होंगे कि ये जो हमारा एल्बिलाई है यानी ब्रोंकी है, जो ब्रोंकियोल्स में सब बढ़ते चले जाते हैं, ये सब पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन सूज जाता है, स्वेलअप हो जाता है, तब यहाँ दिक्कत आना शुरू हो जाती है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारी सांस लेते समय घम 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 खरखर खरखर आवाज़ आती है, तो ये चीज़ें विजिंग होना शुरू हो जाती हैं। तो वही चीज़ मैंने कहा, देखो लिख भी दिया मैंने यहाँ पर कि विजिंग
एंड साउंड प्रोड्यूस, ये साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। एक सिंपल ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, बट व्हेन द काज ऑफ द अस्थमा डिजीज जब होता है तो देखेंगे ये नैरो हो जाता है, डायमीटर विल बी द रिड्यूस। जब डायमीटर रिड्यूस होगा दैट काज द डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग एंड अस्थमा के केसेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया होगा अस्थमा। अब आगे देखता हूं मैं, जिसका नाम है एम्फेजिमा। देखिए एम्फेजिमा दोस्त क्या है, ये भी एक प्रकार से रिस्पिरेशन यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है ड्यू टू द एक्सेसिव सिगरेट। जितना ज़्यादा तुम सिगरेट पियोगे, गांजा बीड़ी धतूरा ये सब जितना भी स्मोकर हैं आप देखोगे तो अभी उनको लगता नहीं, उनको लगता है कि यार फुल एंजॉय है, खूब ज़बरदस्त तरीके का इसमें डोपामाइन निकल रहा है, क्या एंजॉय है, क्या हैप्पीनेस बॉडी फील कर रही है, वाह ये अभी वो फील कर रहा है। बट इन फ्यूचर आने वाले समय में उनका कीमा बनेगा, पता कर लेना। ये चीज़ें इसमें है, सिगरेट करना, स्मोक करना, ये सब चीज़ें डैमेज करती हैं किसको, आपके एल्वेलर वॉल को। आपकी एल्वेलर वॉल इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, इतना ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि अपनी वो इलास्टिसिटी, लचीलापन सब छोड़ चुकी होती है। अब वो काम करना सही से कर नहीं पाती है। इलास्टिसिटी देखिए धीरे धीरे लॉस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ फॉर द डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़ करने वाला जो गैस है अब वो डिफ्यूज़न करने में सक्षम नहीं है, उतना योग्य नहीं बन पाया, धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो गई। दैट मीन्स द रिडक्शन ऑफ द डिफ्यूज़न, यानी उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, अब धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, अब डिफ्यूज़न होगा ही नहीं। भैया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा तो खाओगे, तब सरफेस एरिया जब छोटा है तब कहाँ से डिफ्यूज़न हो पाएगा। ये सब चीज़ें लॉस हो जाती हैं, यानी वो लंग्स या एल्विलाई ये रिमेन द फिल्ड विद द एयर, हवाओं से भर जाते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे की तरह बिल्कुल हवा से भर जाता है एंड फुल विद द एयर, बिल्कुल बैग से भरा हुआ एक गुब्बारा है, ये यहाँ पर भर जाता है। इसी को एम्फेजिमा के नाम से आप जान लीजिए कि कहा जाता है दोस्त। फिर देखना, एक होता है ऑक्यूपेशनली रिस्पायरेटरी, यानी कुछ काम धंधा करने वाले बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कुछ काम करते हैं तो उससे भी रोगी हो जाते हैं। वो क्या रोग हो जाता है, कहाँ पर काम करते हैं, जिस तरह से देखने को मिलता है तो देखो जब कहीं कोल कंपनीज में, इंडस्ट्री में, या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में, पत्थर तोड़ने वाले, कोयला खदान वाले कंपनीज इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो दोस्त तो देखेंगे वहाँ पर केम द कॉन्टेक्ट द वेरियस पोल्यूटेंट, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पोल्यूटेंट्स के करीब में आते हैं और वो जो पोल्यूशन जो बॉडी में आता है तो उससे क्या होता है, डेली लाइफ में शुरू रहता है और उनको लगता है कि यार तो नॉर्मल लाइफ में चल ही रहा है, चलने तो इसको क्या दिक्कत है। बट एक समय ऐसा आता है जब उनको रिस्पिरेशन करने में, ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए ड्यू टू द अपर पार्ट ऑफ देयर लंग्स, उनका जो अपर पार्ट है लंग्स का दोस्त, वो धीरे धीरे देखेंगे कि वो फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी एक प्रकार से बहुत रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जम जाता है क्या, डिपोजिशन ऑफ द क्या फाइब्रिस या फाइब्रोसिस टिश्यू, इसमें फाइबर या फाइब्रिस टिश्यू जम जाते हैं और इसकी वजह से ये पूरा फाइब्रोसिस नाम का एक बीमारी हो जाती है जिससे रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होती है। यानी रिजल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट इन द ब्रीदिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जैसे कोई सिलिकॉन से रिलेटेड है तो सिलिकॉन से सिलिकॉसिस हो जाता है, कोई एब्स्टोस से होता है, यानी वही जो बताया मैंने, तो वहाँ पर एब्स्टोसिस जैसे चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि इनके लिए सजेशन यही होता है डॉक्टर्स का, लोगों का, कि आप थोड़ा टाइट, हार्ड, कठोर मास्क जरूर पहनिए। जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक पुलिस जो होता है आप देखेंगे तो हमेशा वो पोल्यूशन से घिरा रहता है, कहीं ना कहीं उसको मास्क लगाने की एक नसीहत दी जाती है ताकि वो अलग अलग टाइप्स के जो पोल्यूशन होते हैं उससे वो बच सके, क्योंकि उसका तो सामना दोस्ती तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से हो रहा है, हमें सुरक्षित कर रहा है अपने आप को जोखिम में डाल करके अपनी जान को। तो कहीं ना कहीं दोस्त उनको मास्क लगाने की आवश्यकता है जिससे वो ऐसे तमाम रोगों से बहुत ही कम प्रभावित हो सकें और अपना काम भी बेहतर ढंग से कर सकें। तो दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक रहा है कहीं ना कहीं एक प्रकार से ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने ये पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्त ख़त्म कर दिया है। अब इसमें उम्मीद करता हूँ कि कोई बात आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन बना डालिएगा, सोल्यूशन आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो बच्चे भी नए हैं चैनल पे या जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन हमको मिलता रहिए और मैं अपने काम में निरंतरता लगा रहूं और अपने इस बेहतर जो हमारे टारगेट है उड़ान बैच क्लास 11th के लिए उसको हम बेहतर ढंग से समाप्त कर सकें एक बेहतर कंटेंट के साथ। जैसा कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लिया है, ये पहले
चैप्टर को बहुत ही मज़े से, आराम से, अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। अब यहाँ से जब अगले चैप्टर्स की तरफ मैं आगे मुखातिब हो जाऊँगा, सो आई विल जस्ट प्रोसीड माई स्पीड। अब मैं धीरे धीरे और तेज़ करना चाहूँगा, अब स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और यहाँ से अब और तगड़ा लेकर चलना है, क्योंकि मेरे पास वक्त आपके सामने है। वक्त थमता नहीं किसी के लिए, चाहे मैं हूँ या चाहे खुदा हो। खुदा कहता है तू चलता रहा, मैं तेरे साथ हूँ, बस काम अपना निरंतर करते रहिए। तो हम सब काम करते रहेंगे और अपने लक्ष्य को ज़रूर हम लोग अचीव करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर्स को समाप्त करना है। एक वास्ट सिलेबस है क्लास 11th ऑलरेडी, आई विल टेल यू। तो ये चीज़ें मैंने बता रखा है आपको, ये चीज़ें ख़त्म करना है एक वक्त में, एक लिमिटेशन है इसके लिए, और बेहतर ढंग से पढ़ाना भी है। तो दोस्तों चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए।